आज किसी भी घर में आप चले जाओ तो कहीं आवास पर मोदी के नाम का बोर्ड दिखाई देगा, तो कहीं शौचालय में कोई जाएगा तो मोदी का ख्याल आएगा, तो कहीं कोई जब रोटी बनाएगा तो गैस जलाएगा तो मोदी नजर आएगा। तो कभी भगवान न करे यदि किसी गरीब के घर में कोई बीमार हो जाएगा तो आयुष्मान कार्ड में भी मोदी नजर आएगा। देश भर का सारा चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर है। सांसद का क्या होता है? सांसद का काम होता है प्रधानमंत्री को चुनना। हम लोगों ने प्रधानमंत्री को चुना। आज तक अखिलेश ने मेरी तुलना कभी की डिंपल यादव जी से? डिंपल जी का हिसाब दो, डिंपल जी ने क्या किया? 7 साल एमपी नहीं कन्नौज की। लोकसभा का चुनाव और ये रण एक कन्नौज, जहां एक तरफ बीजेपी से सुब्रत पाठक हैं तो सामने समाजवादी पार्टी सैफई परिवार से तेज प्रताप यादव उतरे हैं। बात करने के लिए बीजेपी से सांसद सुब्रत पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका सुब्रत जी। कैंपेनिंग आपकी लगातार चल रही है, जमीन पर भी आप दिख रहे हैं, समीकरण क्या देख पा रहे हैं ऐसे मोमेंट पर जब परसों आपका नामांकन है? देखो, अगर हम लोग समीकरण की बात करें तो समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं है। जो 2014 में था वो बढ़ गया 19 में, जो 19 में था उससे भी ज़्यादा आज हो गया है 24 में। और देखो, एक नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा नेता देश में मिला है जो जिसने केंद्र की सरकार को हर घर तक पहुंचा दिया है। 140 करोड़ के देश में हर घर तक केंद्र सरकार पहुंच जाए, ये कोई छोटी बात नहीं है। आज किसी भी घर में आप चले जाओ तो कहीं आवास पर मोदी के नाम का बोर्ड दिखाई देगा, तो कहीं शौचालय में कोई जाएगा तो मोदी का ख्याल आएगा, तो कहीं कोई जब रोटी बनाएगा तो गैस जलाएगा तो मोदी नजर आएगा। तो कभी भगवान न करे यदि किसी गरीब के घर में कोई बीमार हो जाएगा तो आयुष्मान कार्ड में भी मोदी नजर आएगा। तो कुल मिलाकर यदि गरीब के घर पर कोई भूखा नहीं सोगा, 2 वक्त की रोटी बनेगी तो भी मोदी दिखेगा। तो कुल मिलाकर एक इस प्रकार का नेता जिसने केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचा दिया और साथ ही साथ गरीब शोषित वंचितों का अगर उसने कल्याण किया है, साथ में उनकी समस्याओं का समाधान किया है, तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी आस्था का भी सम्मान किया है। हमें पहली बार देश में हमने इस प्रकार के नेता को देखा है। नहीं तो हम तो देखते थे जब भी कोई नेता होता था तो टोपी लगाता था जालीदार और उसके बाद रोजा अफ्तार कराता था अपने आवास पे और जाकर मजारों पे चादर चढ़ाता था। लेकिन पहली बार देश में मोदी के रूप में एक ऐसा नेता दिखा हमको जो नवरात्रि पे लौंग खाकर व्रत रहते हैं और अमेरिका भी अगर जाते हैं तो वहाँ के राष्ट्रपति के साथ जब भोजन करते हैं तो व्रत ही रहते हैं और गर्म पानी पीते हैं। मोदी के रूप में एक प्रधानमंत्री ऐसा देखा जो गंगा जी की जाकर आरती करता है, जो प्रधानमंत्री जो बाबा विश्वनाथ के मंदिर में रुद्राभिषेक करता है, बाबा विश्वनाथ के मंदिर का कायाकल्प करता है, अपने का जो हमारे केदारनाथ धाम का विस्तार करता है। तो एक इस प्रकार का एक सनातन भक्त, एक हिंदुत्व के एक प्रखर चेहरे के रूप में आज एक मोदी प्रधानमंत्री हमको तो माना जाए कन्नौज का चुनाव भी पीएम मोदी के चेहरे पर हो रहा है, सांसद के चेहरे पर नहीं? देश भर का सारा चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर है। सांसद का क्या होता है? सांसद का काम होता है प्रधानमंत्री को चुनना। हम लोगों ने प्रधानमंत्री को चुना। प्रधानमंत्री का काम होता है सरकार चलाना। प्रधानमंत्री ने सरकार चलाई तो जो सरकार पहले सरकार बैठे हुए लोग जो सरकार के तंत्र का उपयोग करके जो अपना धनार्जन करते थे, लूट करते थे, आज वो लूट रुकी। वो जो लूट रुकी तो आज शासन सत्ता और शासन सत्ता का खजाना आज गरीब के कल्याण के लिए समर्पित हुआ। कन्नौज से बड़ी चर्चा थी अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की। अखिलेश यादव ने तेज प्रताप अपने भतीजे को आगे किया है। अब आप कैसा देख रहे हैं समीकरण? देखो, हम तो चाहते थे अखिलेश यादव जी ही यहाँ से चुनाव लड़े। देखो, कोई भी चुनाव जीत हार तो ऊपर वाला तय करता है, लेकिन कम से कम चुनाव जब बराबरी का होता है तो चुनाव लड़ने में भी आनंद आता है। तो कुल मिलाकर अखिलेश आते तो चुनाव थोड़ा यहाँ गर्म रहता तो सब आनंद आता। लेकिन अब चुनाव फीका हो जाएगा। हमने अखिलेश जी को पहले ही कहा था आप किसी को भेजोगे तो चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा। देखिए क्या होता है। अच्छा, और अखिलेश यादव होते तो निश्चित रूप से चुनाव में आनंद आता, संघर्ष होता। अब चाहे कोई भी मने, अब तो ऊपर वाला तय करता है कौन जीतता कौन हारता, लेकिन कम से कम चुनाव में तो आनंद आता। क्यों आखिर अखिलेश यादव ने निर्णय लिया आपके हिसाब से कि वो कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? देखो, अखिलेश यादव क्या सोचते होंगे ये तो वही जानते हैं, मैं नहीं समझ सकता। और लेकिन अखिलेश यादव अच्छे से समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बुरी गति होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी और जिस प्रकार के हालात हैं, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो कुल मिलाकर जब दिखाई पड़ रहा है कि वहाँ कुछ है नहीं,
और तो अपना कम से कम विपक्ष का पद क्यों चला जाए, विपक्ष के नेता का। या अगर अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो विपक्ष का नेता किसको आपके बनाएंगे। सहयोगी तो साथी हैं मोहसिन रजा, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कन्नौज से हट गए हैं, अब आने वाले वक्त में रायबरेली अमेठी से राहुल प्रियंका भी पीछे हट जाएंगे। देखो कहाँ क्या होगा हमें नहीं मालूम, हम लोग तो बस केवल कन्नौज देख रहे हैं। कभी ये लोग कहा करते थे कन्नौज इनका गढ़ है, लेकिन ये जानते ही नहीं थे कि कन्नौज इनका गढ़ नहीं है, कन्नौज हमारा घर है। तो आज आप बाहर से आने वाले लोग कन्नौज को जो अपना राजनीतिक पर्यटन की भूमि जो मानते थे, एक के बस पिकनिक करने यहाँ चले आते थे, 10 साल में 10 बार भी नहीं आए होंगे, कन्नौज के लिए पता नहीं क्या सोचते होंगे। खैर, तो कुल मिलाकर कन्नौज ने अखिलेश यादव इनके परिवार को 30 साल से भी अधिक समय तक इन्होंने यहाँ से सांसद बनाया है, बहुत कुछ दिया है कन्नौज ने। अब जो जो बहुत कुछ कन्नौज को मिला, कन्नौज से मिला है आपको, और उसके एवज में अगर आपने कुछ कन्नौज के लिए वो भी मुख्यमंत्री रहते हुए यदि कर दिया, तो आप उसमें एहसान कन्नौज के ऊपर थोपोगे। क्या एहसान है? एहसान तो कन्नौज ने आपके ऊपर किया, आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपके पिताजी को सांसद और मुख्यमंत्री बनाया, आपकी पत्नी को यहाँ से सांसद बनाया। कितने लोग उससे पहले भी पूर्व समाजवादी पार्टी के कितने सारे सांसद यहाँ के ऊपर रहे हैं, तो उसका एक बार भी एहसान नहीं मानोगे। कन्नौज ने आपको क्या दिया? लेकिन कन्नौज को अगर आपने कुछ मुख्यमंत्री रहते को एक आध मेडिकल कॉलेज बना दिया, कुछ अधूरी परियोजनाएं जिनको हमने पूरा किया, कुछ उनका शिलान्यास कर दिया, तो बस ये सब जो है इनका फ्रस्ट्रेशन। इसी पर आते हैं, आपने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए क्या करा दिया। इत्र पार्क की बड़ी चर्चा यहाँ होती है, उस वक्त इसको इंटरनेशनल परफ्यूम करके म्यूजियम करके नाम दिया गया। आरोप सपा ने ये लगाया कि जब सरकार गई उसके बाद 6 साल तक कोई काम ही नहीं हुआ वहां पर। देखो, क्या अखिलेश यादव पहले ये बताएं कि उन्होंने इत्र पार्क की घोषणा की थी, परफ्यूम पार्क की घोषणा की थी? अखिलेश जी ने परफ्यूम पार्क की घोषणा की थी, परफ्यूम पार्क की घोषणा की थी, और उस परफ्यूम पार्क में ना तो कोई उसकी जमीन रिक्वायरमेंट मतलब अधिग्रहण नहीं हुआ था, और ना ही किसी प्रकार की कोई योजना बनी 100 थी। एकड़ जमीन की उन्होंने कोई न जमीन की ली गई थी, न जमीन की कोई योजना बनी थी। तो कुल मिलाकर उसकी कोई योजना भी नहीं बनी थी, क्या करेंगे कैसे करेंगे। एक बात। दूसरी बात, ये कन्नौज इत्र के लिए फेमस है, परफ्यूम के लिए नहीं। परफ्यूम में तो कोई भी खुशबू की चीज आती है, वो परफ्यूम में जो भी महकती है उसको परफ्यूम बोलते हैं, लेकिन इत्र में केवल नेचुरल जो है प्रोसेस से जो इत्र बनता है, फूलों से, प्राकृतिक चीजों से। तो कुल मिलाकर वो कन्नौज इत्र के लिए जाना जाता है। तो उस इत्र के लिए आपने इत्र पार्क की तो घोषणा नहीं किया, वो तो इत्र पार्क घोषणा तो हमने किया, और घोषणा नहीं किया, जमीन अधिग्रहण किया, उसके बाद वहां के ऊपर उसको पूरा बना दिया, किस प्रकार से उसकी मार्केटिंग होगी उसको लेकर एक हम लोगों ने यहाँ पर एक व्यापारियों की एफएफडीसी के साथ मिलकर एक टीम बनाई, उन्होंने उसके ऊपर अपना रोड मैप बनाया, कैसे हम लोग आगे करेंगे। तो कुल मिलाकर उससे पहले अगर आप देखो तो हमने लोगों ने कन्नौज के इत्र को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उसमें जुड़वाया। तो कुल मिलाकर अगर हमें यहाँ इत्र उद्योग को बढ़ावा देना है, तो इत्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उसकी सही से उसकी मार्केटिंग की करनी हो, क्योंकि देखो इत्र तो कोई भी बना सकता है, लेकिन सबसे कठिन है उसकी मार्केटिंग। तो उसके लिए मार्केट आए, तो उसको लेकर हम लोगों ने प्लान किया है। वो ये कहते हैं कि हमने 100 करोड़ के एकड़ का जो जमीन का प्लान किया था, उन्होंने 33 करोड़ पे ले आए, उसकी जमीन को घटा दिया और अभी तक उसको पूरा भी नहीं कर पाए। नहीं, देखो जमीन आप अभी जाओगे तो आप देख लोगे जाके, पूरा भी हो गया है, बाउंड्री भी हो गई है, बस कि प्लाटिंग के कुछ प्लाट बिक गए हैं, कुछ प्लाट बिकने को है। कुछ लोगों की समस्या आ रही थी कि उन्होंने शायद रेट अधिक हैं, तो इसको लेकर हमने मुख्यमंत्री जी अभी आए थे तो उन्होंने हमसे चर्चा किया था क्या किया जाए। हमने महाराज जी रेट अगर आधे हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो शायद महाराज जी ने कहा था हम लोग बात करेंगे। तब तक खैर एफएफडीसी सॉरी ये आचार संहिता लग गया, तो आचार संहिता लग जाने के कारण से अभी वो काम रुका, लेकिन अभी चुनाव के बाद हम लोग उसको कर लेंगे। तो वहाँ तक गैस लाइन भी पहुँचाना है, ताकि वहाँ के ऊपर अब जो कारखाने वगैरह लगे तो उसमें लकड़ी का अधिक इस्तेमाल ना हो। फूलों की खेती भी उस क्षेत्र में उसको भी बढ़ावा देना है, तो उसको लेकर भी हम लोगों ने प्लानिंग किया है। कन्नौज के हैं और एक बार फिर से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सवाल आपसे लेना ही बनता है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो पुरातत्व बिल्डिंग बनी है उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ, किसान बाजार बनी है वहां पर वो फंक्शनल पूरी तरीके से नहीं है जैसे हो सकती थी, तो इनको लेकर कुछ प्लान ऑफ एक्शन आपका है? देखो, जो यहाँ के ऊपर जो म्यूजियम है वो म्यूजियम बन गया है, चालू भी हो गया है, म्यूजियम चालू है, अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ या नहीं हुआ, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। जब कोई चीज़ चालू हो गई तो उद्घाटन हो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, चालू है, लोग जाते हैं वहाँ के ऊपर। एक विषय। दूसरा विषय जो आपने किसान बाजार का जो बताया है,
तो किसान बाजार में भी वहां के ऊपर दुकानें अलॉटमेंट हुआ है। तो अब कुल मिलाकर जब लोग वहां के ऊपर दुकानें भी लिए हैं, हम लोग जाते हैं, वहां प्रदर्शनी भी लगती है तो उसमें भी हम लोग जाते हैं। अब लेकिन अब किसान कोई वहां नहीं आ रहा है तो उसको जबरदस्ती थोड़ी ना लाया जा सकता है। तो उसको लेकर देखो, कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए कैसे हमको कमीशन मिल जाए, तो 10% कमीशन पर तो निगाह गई, लेकिन हम चीज को बना कहाँ रहे हैं उसके ऊपर कभी निगाह नहीं गई। कोई भी चीज है, मतलब अगर किसानों के लिए थी तो कुछ उसका स्थान ऐसा होता जहां पर किसानों की संख्या होती, किसानों की बाजार होती, तो उसको इंटीरियर में बना देना, तो उसमें किसान की बाजार नहीं मिलेगी। लेकिन जिस उद्देश्य के साथ बनाया तो उसमें बड़ा उद्देश्य तो केवल यही था, कमीशन वो उनको मिल गया। तो इस तरीके से बहुत सा यहाँ के ऊपर, जैसे बने काऊ मिल्क प्लांट, अब ये काऊ मिल्क प्लांट जो था, ये काऊ मिल्क प्लांट किसने दिया था? भारत सरकार ने दिया था। भारत सरकार का काऊ मिल्क प्लांट देने के बाद वो, चूंकि आप उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आपने उस प्लांट को यहाँ ले आए। तो क्यों? कि भारत सरकार का 1000 करोड़ रुपया, उसमें 100 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार का लगा के, और जो है अपना बढ़िया कमीशन मिल जाए। तो उस 10% कमीशन के चक्कर में आपने उसको लाकर यहाँ के ऊपर लगा दिया। जबकि क्या आपने कभी उसका कोई सर्वे किया कि आप काऊ मिल्क प्लांट बना रहे हो, क्या उस एरिया में इतनी गायें हैं क्या कि जो उनका दूध उस काऊ मिल्क प्लांट में आ जाएगा? अरे आपको यही ले जाना था, आप बुंदेलखंड ले जाते। बुंदेलखंड में जहां पर तमाम गायें हैं, जो जंगली गायें हैं, सड़कों पर घूमती हैं, तो उनको कम से कम उनका पालन होता और उसका दूध वहां काऊ प्लांट में जाता। तो इस तरीके से बहुत सा है। अब स्टेडियम बनना चाहिए, कन्नौज में स्टेडियम बना दिया बिल्कुल सौरिक के आखिरी बॉर्डर के ऊपर, कुछ जाता भी नहीं है वहां के ऊपर। तो कुल मिलाकर 10% कमीशन हमें कैसे मिल जाए, हमारे लोग कैसे मजबूत हो जाए, उसकर ऊपर काम हुआ। कन्नौज के विकास को लेकर कोई चिंता समाजवादी सरकार में नहीं हुई। एक तरफ आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, सपा जहां भी कैंपेनिंग कर रही है, विपक्ष जहां भी कैंपेनिंग कर रहा है, वो ये बात लगातार अपनी रैलियों में कह रहे हैं, अपने कैंपेनिंग में कह रहे हैं कि सुब्रत पाठक से जब पूछते हैं काम के बारे में तो वो कहते हैं प्रधानमंत्री की योजनाएं। एक सांसद के रूप में उन्होंने पिछले 5 साल में कन्नौज में क्या किया वो नहीं बताते। देखो, एक सांसद के रूप में हमने क्या किया, एक मंच पर हमको बुला लो। एक सांसद के रूप में अखिलेश डिंपल ने क्या किया, एक मंच पे उन दोनों को बुला लो। ठीक, दोनों लोग बताओ कि सांसद के रूप में क्या किया। अब सांसद की तुलना मुख्यमंत्री से तो नहीं हो सकती। आज तक अखिलेश ने मेरी तुलना कभी की डिंपल यादव जी से? डिंपल जी का हिसाब दो कि डिंपल जी ने क्या किया। 7 साल एमपी नहीं कन्नौज की। हमने अगर अपने उसमें क्या किया, तो आप सबसे पहले, आप तो जानते हो, 2 से 2.5 साल पूरा कोरोना में चले गए। उसके बाद 2 वर्ष हमारी सांसद निधि भी नहीं मिली। उसके अतिरिक्त हमको 3 वर्ष की सांसद निधि मिली। एक निधि तो पूरी बड़ा हिस्सा उसमें केवल कोरोना को समर्पित हो गया, तो उस समय स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर। उसके बाद जो हमको मिला, तो हमने यहाँ पर अपनी सांसद निधि, अपने स्वयं का वेतन और कुछ अपने पास से, कुछ भारत सरकार के सहयोग से, और हम लोगों ने 5000 दिव्यांगों को अब तक ई रिक्शा वितरण किया है। 10,000 से ऊपर दिव्यांगजनों को हमने उनको उपकरण वितरण किए हैं, जो शरीर में उनके, जो जिससे आज उनको सुविधा है। और उसके अतिरिक्त हमने अपनी जो सांसद निधि है उसका उपयोग यहाँ पर हमारे कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के, कुछ शहरी क्षेत्र के जैसे विद्यालय थे जो हमारे कार्यकर्ता लोग चलाते हैं, और खासकर उनको इस उद्देश्य से कि गरीब कमजोरों को अच्छी शिक्षा दे सके, तो हमने उनको कुछ धन दिया है। उसके अतिरिक्त हमने सांसद निधि का जो उपयोग, हमने यहाँ के ऊपर जो तमाम हम लोग देखते थे, एक बड़ी समस्या थी कि लोग बस के लिए इंतजार में खड़े हैं, उसके इंतजार में खड़े हैं, लेकिन वहां पर खड़े हैं, कुछ बैठने का व्यवस्था नहीं। तो हमने लोगों ने यात्री सेट का निर्माण किया। ग्रामीण क्षेत्रों में जो तमाम सारी बाजारें थी, तो उन बाजारों में ठंडा पानी लोगों को मिल जाए और साथ में वहां पर लाइट की सुविधा हो जाए, इसका इंतजाम हम लोगों ने किया है। और इसके साथ साथ फिर तमाम छोटे मोटे काम, कहीं से बिजली का खंभा हटना है, कहीं से ये हटना, इनमें सब में हमने सांसद निधि का एक उपयोग किया है। अब इसके अतिरिक्त फिर बात आती है कि हमारी डिमांड, सांसद का काम होता है संसद के भीतर सवाल उठाना, अपने क्षेत्र से जुड़े हुए। मैंने जो सवाल उठाए मेरे सारे सोशल मीडिया पर हैं, पड़े हैं, यूट्यूब पे डालो, खोल, आपको मिल जाएगा। क्या अखिलेश यादव, डिंपल यादव बता सकती है कि उन्होंने कन्नौज के विकास को लेकर कौन सा मुद्दा संसद के भीतर उठाया? अगर उन्होंने कोई मुद्दा संसद के भीतर उठाया है तो बता दो। अगर उठाया होता तो शायद संसद की कार्यवाही में जो कोई मुद्दा उठता है तो कार्रवाई का हिस्सा होता है। तो आपने कोई मुद्दा आज तक उठाया नहीं। अगर उठाया होता तो समस्या अब तक वो मुद्दे की समाधान हो जाती। जैसे मैंने रेलवे को लेकर मुद्दा संसद के भीतर उठाया, अब रेलवे को लेकर मुद्दा उठाया, यही तो कन्नौज है, यही कन्नौज के रेलवे स्टेशन है। 2 बड़े रेलवे स्टेशन है कन्नौज का, कन्नौज रेलवे स्टेशन, एक झिंझक रेलवे स्टेशन, और उसके अतिरिक्त छोटे छोटे भी हैं, तो अपना गुरसाईगंज है और भी तमाम छोटे स्टेशन है। तो लेकिन आज तक कन्नौज में कोई भी लंबी दूरी की ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था। मेरे
मुद्दा उठाने के बाद, मेरा बार बार रेल मंत्री से मिलने के बाद 6 ट्रेनों, लंबी दूरी की ट्रेनों का स्टॉपेज हमारे कन्नौज झिंझक में हो गया है। इसके अतिरिक्त कन्नौज का जो रेलवे स्टेशन, ऐसा लगता है जैसे चले जाओ तो पुराना नहीं, वीराना पिक्चर में जो रेलवे स्टेशन होता था वैसा दिखता था, तो आज भी दिखता है। लेकिन अब हम लोगों ने इसको वर्ल्ड क्लास, मैंने कुल मिलाकर आने वाले टाइम पर, वो तो 1.5 साल कह रहे हैं, लेकिन हमने उनका 2 साल में बना दो, तो कुल मिला अमृत योजना के तहत उसको जुड़वाया। अब आज 2 साल बाद हमारा जो रेलवे स्टेशन है लगेगा जैसे एयरपोर्ट आ गए। आपने बताया क्या कुछ आप करने वाले हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। इत्र नगरी है, व्यापारियों की बात करनी भी जरूरी है, क्योंकि आप खुद व्यापार से जुड़े हुए हैं। मैंने कई लोगों से बात की, ग्राउंड रिपोर्ट की है, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो टैक्स है 18% वो बहुत चुभ रहा है। देखो, अब चूंकि अब इसमें अब ये अगर हम बात करेंगे तो उस समय पर जीएसटी में जो ये जो परफ्यूम शब्द जो इन्होंने जोड़ दिया, इसका जो बड़ा नुकसान हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए, क्योंकि परफ्यूम जुड़ने से वो लग्जरियस में आ गया, तो इसीलिए तो हो गया ना। जब उसको परफ्यूम के अंतर्गत ले आए तो उसको कारण है, तो जब लग्जरियस उसके कारण होने के कारण से उसमें जीएसटी का 18% लगा है। तो कुल मिलाकर, लेकिन हम लोगों ने उसको दिया है जीएसटी काउंसिल में, अब सारे लोग मिलकर उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आगे इसमें कुछ कम हो जाएगा। फिर आखिरी 2 सवाल आपसे। प्रधानमंत्री ने इस तरह से कहा, आह्वान किया कि कांग्रेस पार्टी ने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, पैसा बांट दिया जाएगा। अभी तक कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे, अब वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। सुब्रत पाठक कैसे देखते हैं? देखो, ये जो राहुल गांधी जो पूरी तरीके से वामपंथियों की सोच में जकड़ गया है, और वो उतना ही सोचता है जितना इसको वामपंथी से इसको चलाते हैं उतना ही चलता है। कुल मिलाकर ये सोच कि इस देश में आप देखो, एक वर्ग ऐसा है कि जो धड़ाधड़ एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, माने 8-10 साल में 12-14 बच्चे पैदा कर देता है। तो कुल मिलाकर वो क्यों पैदा करता है? पर ठीक है, पहले 6 बच्चे होते थे, किसी के 8 होते थे, 10 होते थे, कोई प्रोडक्शन नहीं होता था। उस समय लोगों को जानकारी भी नहीं होती थी, बहुत जागरूकता भी नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे अब तो समाज बदल गया। अब आप देखो, 2 नहीं होते हैं किसी के, लोगों के तो एक ही होता है। अब तो एक ही बच्चा, वो भी मतलब एक बोला देर से करते हैं, वो भी एक ही करते हैं। अब एक बात बताओ, एक तरफ तो ये लोग हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो 14-15 बच्चे पैदा करते हैं। अभी 14-15 बच्चे पैदा करने वाले लोग जो सोचते ही नहीं कि बच्चों को कैसे पौष्टिक आहार मिलेगा, सोचते नहीं 2 टाइम बच्चों को भोजन कैसे मिलेगा, और उसके बाद केवल बच्चे पैदा करो। और बच्चे क्यों पैदा करो? इस सोच के साथ कि हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, तुम नोट पैदा कर रहे हो। तो जब तुम नोट पैदा कर रहे हो तो हमारे बच्चे 14 होंगे, तुम्हारा 1 होगा, लूट लेंगे उसको। यही तो कश्मीर में हुआ। क्या हुआ कश्मीर में? सदियों से जो कश्मीर में रहने वाले हिंदू एक रात में विस्थापित कर दिए गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ही एक पैदा किया। और वहां रहने वाले जो उनके 10-10, 8-8 थे, तो 8-8, 10-10 थे, लेके लाठी आए, भगा दिया सबको। यही तो होने वाला है। और यही इसकी सोच है कि किसी प्रकार से वोट मिल जाए, और वोट मिलने के बाद जिसके 2 मकान है, एक छीन कर इनको दे दो, जिसके पास जमीन है उसकी बांट कर इनको दे दो। यही सब करने वाला है। इनको तो केवल सत्ता मिल जाए, सत्ता को लेकर चाहे देश बटे चाहे जाति में बटे। तभी कभी कहता है जाति गणना कराएंगे, जब उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो फिर ये वोट कैसे मिल जाए? तो ये घोर सांप्रदायिक लोग हैं, और इन्होंने जब देश का केवल सत्ता हासिल करने के लिए देश का विभाजन कर दिया, तो जो पार्टी देश का विभाजन कर दे तो उसको हिंदू, मुसलमान और जातियों में बांटने में कितना फर्क लगेगा? सुब्रत जी, विपक्ष ने आपके तमाम वीडियोस को लेकर आरोप लगाया, कई वीडियोस आपके सोशल मीडिया पर आए, आपने हालांकि कैंपेनिंग भी करी, लोगों के बाद जो समझाया भी। आपका क्या टेक है उन आरोपों पर जो विपक्ष लगातार आप पर लगाता है? देखो, विपक्ष ने मेरे 1-2 वीडियो के ऊपर, जैसे एक वीडियो आया था, अब उस वीडियो को लेकर इन्होंने चलाया कि हमने पर्टिकुलर समाज के लिए हमने उसको खरीदने की बात कही। तो देखो, वोट वो खरीदा जाता है जो वोट मिलता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में लोधी समाज की बराबर हिस्सेदारी है। लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा और ताकतवर वोट है, मतदाता है। तो कुल मिलाकर, और आप अगर देखो यहाँ के, आप लोधी समाज के लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं या जो हम मेरे पास आज तक आए होंगे, वो अच्छे से जानते हैं कि मैं सबसे ज्यादा सम्मान यदि किसी का करता हूँ तो इस समाज का करता हूँ। तो कुल मिलाकर उस समय, उस दिन वहां के ऊपर जो चर्चा हो रही थी, उस चर्चा में किसी ने हमसे कहा कि भैया वोट तो 6 ही थे और निकले 16, प्रशासन ने 16 निकलवा दिए। तो प्रशासन वो बात मान सकता था, ये बात नहीं मानेगा। तो उस चीज को लेकर हमने कहा, हमने वो वोट जो है खरीदे, महाराज वोट खरीदे थे, प्रशासन ने नहीं डलवा दिए। तो वोट उतने ही विषय काट के, अब वोट खरीदे थे, किसने खरीदे थे, किसके खरीदे थे,
क्यों खरीदे थे, तो ये कोई जिक्र नहीं हो रहा है। केवल एक बात, तो समाजवादी पार्टी को क्या लगता है कि वो कुछ भी कह देंगे और जो कह देंगे वही लोग मान लेंगे। जब लोगों को उसकी हकीकत जानकारी आई तो लोग जूता लेकर बैठे हुए हैं कि कोई समाजवादी पार्टी का झूठ बोलने आए तो उसको उस हिसाब से समझाया जाए। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, कन्नौज की जनता से आप क्या कहेंगे? अब परसों का नामांकन है, चुनाव सर पे। देखो, मेरा तो कन्नौज की जनता से बस एक ही निवेदन है कि बड़े भाग्य से मोदी के, योगी के जैसे नेता मिलते हैं। आज हम सबका सौभाग्य है कि मोदी योगी के कारण से ये कन्नौज, जो जहाँ के ऊपर एक आतंक का साये में जो लोग रहा करते थे, गुंडागर्दी का एक यहाँ के ऊपर माहौल था, ना घर सुरक्षित था, ना बेटी सुरक्षित थी, कुल मिलाकर ना हमारी गाय सुरक्षित थी। एक इस तरीके का वातावरण था कि मंदिरों से लाउड स्पीकर उतार दो, भागवत कथा बंद कर दो, दुर्गा विसर्जन हम के ऊपर हमला कर दो, और कौन गुंडा किसकी गरीब की जमीन पर कब्जा कर लेगा, किस गरीब की बहू बेटी को अपमानित कर देगा, कोई थाने जाएगा, कोई सुना नहीं जाएगा। विशेष संप्रदाय का व्यक्ति है तो वो कुछ भी कर सकता है, उसको हत्या का भी कर देगा तो मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। तो ये सब तमाम लोगों ने यहाँ के ऊपर देखा है। और सबसे बड़ा विषय है कि एक समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसका सबसे बड़ा नेता है, वो दुर्दांत माफिया मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिया पढ़ने जाता है, उसकी मृत्यु के बाद उनके घर को श्रद्धांजलि अर्पित करने जाता है, केवल वोट के लालच में। क्या अखिलेश यादव कभी इन दुर्दांत माफियाओं ने जिन विचारों को मार दिया, कितनी माएं ऐसी होंगी जिनकी कोख उजाड़ दी, कितनी बहनें ऐसी होंगी जिनका माथे से सिंदूर पहुंच दिया, कितने बच्चों को अनाथ कर दिया? क्या कभी उनसे मिलने गए? ये गए किसी अनाथ बच्चे से मिलने कि तुम्हारे बाप को मार दिया? गए किसी हमारी बहन से मिलने कि जिसके माथे से सिंदूर पहुंच दिया? गए कभी उस मां से मिलने जिसके बेटे को मार दिया इन दुर्दांत माफियाओं ने? और उसके बाद ये आतंकवादी, ये देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे, इनकी मिट्टी में गए। लेकिन इनको बाबू कल्याण सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, या भी मुख्यमंत्री थे, वो चंद दूरी के ऊपर उनको 2 फूल श्रद्धा सुमन अर्पित करने नहीं गए, केवल वोट के लालच में। तो जो वोट के लालच में माफियाओं की सरपरस्ती करेंगे, ये क्या हमारे बच्चों का कभी भला कर सकते हैं क्या? बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत जी, बात करने के लिए, समय देने के लिए आपको। तो ये थे हमारे साथ सुब्रत पाठक, तमाम तीखे सवालों के सीधे जवाब दिए। अब चुनाव सर पर है, परसों नामांकन सुब्रत पाठक करने जा रहे हैं और कन्नौज का रण अब बेहद दिलचस्प हो गया है। इंतजार जून का है जब ऐलान होगा रिजल्ट का। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, कन्नौज आज तक।